गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन नंबर 2 के अंदर एस्किमो जनजाति के बारे में बात कर रहे थे। अब हम जो आपका लेसन नंबर 2 है उसके लेसन के तीसरे पार्ट में आए हैं, जिसमें हम एस्किमो जनजाति के बारे में बात करेंगे वापस। और इससे पहले हमने निवास गृह तक हमने उसके बारे में देख लिया था कि निवास गृह किस प्रकार के होते हैं। शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन निवास गृहों के बारे में हमने बात कर लिया था। उससे संबंधित प्रश्न मैंने आपको दे दिए थे। उनका आखेट किस तरीके से होता है उनके बारे में हमने बात कर लिया था। वह किस प्रकार से मछलियों के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं वो बता दिया था। अब हम इस एस्किमो में जो पांचवा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप मोस्ट भी मान सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर यंत्र व उपकरणों के बारे में बात करेंगे। इनके यंत्र व उपकरण किस तरीके के होते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो इनके यंत्र उपकरण में पहला जो यंत्र आता है वो है कयाक। क्या आता है? पहला है जो कयाक। यह एक नाव होती है। किसकी बनी हुई होती है? चमड़े की। चमड़े की बनी हुई नाव। कहां की बनी हुई होती है? चमड़े की बनी हुई नाव होती है। यह 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है। 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है। चमड़े की बनी हुई होती है और कितनी मीटर लंबी होती है? 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है। इसके बाद में इसका जो दूसरा उपकरण आता है वो है उमियाक। उमियाक ये कयाक से बड़ी नाव होती है। क्या होती है? कयाक से बड़ी। कयाक से बड़ी नाव होती है। इससे समुद्र में व्हेल मछली, व्हेल का शिकार किया जाता है। कयाक जो होती है वो सील मछली की हड्डियों से बनी होती है। किसकी मछलियों की हड्डी से बना होता है? सील की। और जो उमियाक है ये व्हेल मछली की हड्डियों से बनी होती है। कहेंगे इस हड्डियों से बनी होती है? व्हेल मछली की। कयाक सील मछली की हड्डियों से, उमियाक व्हेल मछली की हड्डियों से बनी हुई होती है। तो आपने बात की यंत्र व उपकरण की। यंत्र व उपकरण में हम बात करें तो कयाक जो है वो चमड़े की बनी हुई नाव होती है। 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है, जो सील मछली की हड्डियों से बनी होती है। उमियाक है जो कयाक से बड़ी नाव होती है, इसमें समुद्र में व्हेल मछली का शिकार किया जाता है और जो व्हेल मछली की हड्डियों से बनी हुई होती है। इसके बाद में हार्पून, तीसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण है, इसका नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हार्पून। ये इनका भाला होता है। क्या होता है? भाला होता है, जिससे यह शिकार करते हैं। ये कितने मीटर लंबा होता है? 5 मीटर लंबा होता है। कितना होता है बेटा? ये जो इनका भाला होता है हार्पून, इसकी लंबाई 5 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 मीटर। इनकी जो भाला होता है उसकी लंबाई 5 मीटर होती है। कौन सा होता है? हार्पून। ठीक है, तो कयाक, उमियाक और हार्पून। इसके बाद में इनका जो उपकरण होता है वो होती है स्लेज। नंबर 4 स्लेज। स्लेज क्या होती है? स्लेज यह बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है। क्या होती है? बर्फ पर चलाई जाने वाली गाड़ी होती है, जिसे बर्फ पर
चलाने वाली गाड़ी, इसमें पहिए नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पहिए नहीं होते हैं। बर्फ पर चलाने वाली गाड़ी होती है जिसमें पहिए नहीं होते हैं। इसे रेंडियर कुत्तों की मदद से चलाया जाता है। चलाया जाता है। किसकी मदद से चलाया जाता है? रेंडियर कुत्तों की मदद से चलाया जाता है। एक गाड़ी में 8 से 10 कुत्तों का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। ये कहां की बनी होती है? ये वालरस की हड्डियों से बनी होती है, अर्थात सी लाइन। सी लाइन की हड्डियों से बनी होती है। तो दोबारा उपकरणों के बारे में देखेंगे। पहला है कयाक, चमड़े की बनी हुई नाव होती है, ठीक है, 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है, सील मछली की हड्डियों से बनी होती है। नेक्स्ट आती है उमियाक, कयाक से बड़ी नाव होती है, समुद्र में व्हेल मछली के शिकार के लिए काम में आती है और व्हेल मछली की हड्डियों से बनी होती है। नेक्स्ट है हार्पून, ये भाला होता है जिससे शिकार किया जाता है और ये 5 मीटर लंबा होता है। फिर आता है स्लेज गाड़ी, ये बर्फ पर चलाई जाने वाली पहिए विहीन, अर्थात पहिए नहीं होते, इसमें रेंडियर कुत्तों की मदद से चलाई जाती है। एक गाड़ी में 8 से 10 कुत्ते लगाए जाते हैं, अर्थात एक गाड़ी को खींचने के लिए 8 से 10 कुत्तों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा कि एस्किमो किस प्रकार से वातावरण के मध्य रहकर अपने उपकरणों का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से इन्होंने अपने उपकरणों का प्रयोग कर कयाक, उमियाक, हार्पून, स्लेज गाड़ियों का वातावरण का निर्माण किया और किससे? वातावरण से ही किया। अब बात करेंगे हम इनके सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में। जो इनका छठा पॉइंट है वो है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। क्या है इनका? सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। एस्किमो का छठा पॉइंट है बेटा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। अब हम छठे पॉइंट की जो बात करेंगे वो करेंगे हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में। यह लोग छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। पहली बात क्या है? यह छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। ये क्या करते हैं? छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। नंबर दो क्या है? ये घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ होते हैं अर्थात इधर से उधर घूमते रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है। ये अपने परिवार को कम सदस्य होते हैं तो इस वजह से ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसके बाद में ये पितृवंशीय समाज के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यह पितृवंशीय समाज के होते हैं। ये लोग पितृवंशीय समाज के होते हैं अर्थात पिता के अनुसार ही अपना जीवन चलाते हैं। पिता के बाद में बेटा वगैरह अपना जीवन इस तरीके से चलाते हैं। तो ये पितृवंशीय समाज के होते हैं। इनके भाषा एस्किमो द्वारा
बोली जाने वाली भाषा जो एस्किमो लोग बाग बोलते हैं, उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा जिसे हम एल्यूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा है उसे हम एल्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं आप लोग? एल्यूट के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे एल्यूट एल्यूट भाषा के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को किस नाम से जाना जाता है? एल्यूट के नाम से या एल्यूट भाषा के नाम से जाना जाता है। शीतकाल में जो इनके बुजुर्ग होते हैं, अर्थात शीतकाल के अंदर इनकी एक समस्या होती है बेटा कि क्या होती है, जो इनके अंदर शीतकाल में बुजुर्ग जो असहाय हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर से चला फिरा नहीं जाता, जो व्यक्ति असहाय हो जाता है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इनकी एक विशेषता क्या है? जो व्यक्ति असहाय शक्तिहीन हो जाता है वह आत्महत्या कर लेता है। कब? शीतकाल में आत्महत्या कर लेता है। जो व्यक्ति असहाय शक्तिहीन हो जाता है वह आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उस वातावरण में वह अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता है, और सरवाइव नहीं करने के कारण वो इस वातावरण से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वातावरण समायोजन। क्या बात है? वातावरण समायोजन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वातावरण समायोजन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन। अब वातावरण समायोजन के बारे में बात करेंगे तो वातावरण समायोजन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है? तो आपको पता है एस्किमो जो जनजाति है वो पूर्णतया वातावरण के मध्य रहती है, अपना शिकार वातावरण के द्वारा प्राप्त करती है। तो ये अपने वातावरण के द्वारा जो शिकार प्राप्त करती है उसी के अंदर रह करके अपने आप को उसमें सरवाइव करना क्या कहलाता है? वातावरण समायोजन कहलाता है। तो वातावरण समायोजन है, उसके अंदर किस प्रकार एस्किमो जनजाति के बारे में बात करेंगे कि एस्किमो जनजाति किस तरीके से वातावरण में रह करके अपना समायोजन कर रही है। तो एक टॉपिक आपका ये भी बनता है कि वातावरण समायोजन किसे कहा जाता है, वातावरण समायोजन के द्वारा किस प्रकार अपने एस्किमो जनजाति अपना जीवन निर्वहन करती है। तो बात करेंगे हम वातावरण समायोजन का। तो वातावरण समायोजन में यह दुर्गम अवस्था में रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं? दुर्गम अवस्था में, अर्थात इनका जो जीवन होता है वो पूर्णतया दुर्गम होता है। ये बिल्कुल कष्टदायक जीवन जीते हैं, और कष्टदायक जीवन जीने का कारण वहां ठंड है, वहां वातावरण समायोजित नहीं है, -0 डिग्री से भी नीचे तापमान रहता है। तो ऐसी कठोर अवस्था में ये जीवन जीते हैं। तो इनमें जो असहाय व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो चला करके आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चला कर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि जब उनकी असहाय हो जाते हैं, उनका जीवन चल नहीं पाता, वो कष्टदायक महसूस करते हैं, तो अपने जीवन को असहाय समझ करके आत्महत्या कर लेते हैं। फिर इस तरीके से ये लोग वातावरण के अनुसार अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार इन दोनों अवस्थाओं को ध्यान में रख करके ये अपने वातावरण को किस तरीके से मैच्योरमेंट करते हैं, उस वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं, और उस वातावरण को किस तरीके से वह चलाते हैं वो इनके लिए एक दुर्गम पूर्ण होता है।
कष्टदायक होता है, उसके बाद में भी यह जनजाति वहां निवास करती है। अब हम एस्किमो के अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, अंतिम चरण की तरफ, जो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अर्थात एस्किमो जो जनजाति है वर्तमान में किस तरीके से आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के चलन में आ चुकी है, उसके बारे में हम अंतिम चरण है एस्किमो का, उसके बात करेंगे कि अंतिम चरण में किस तरीके से एस्किमो जनजाति वर्तमान में लोगों के संपर्क में आई और किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो अंतिम पॉइंट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखिए, जब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस जनजाति के अंदर आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आया, तो यूरोप और अमेरिका के लोगों ने, यूरोप व अमेरिका के लोगों ने इनकी जब बात की कि हाँ साहब, यूरोप और अमेरिका के लोगों ने क्या किया साहब, इनके संपर्क में आने लगे। और धीरे धीरे जब यूरोप और अमेरिका के लोग इनके संपर्क में आने लगे तो इनकी सभ्यता और संस्कृति में भी परिवर्तन आने लगा। कैसे? यूरोप के लोगों ने इनकी मदद की, अमेरिका के लोगों ने इनकी मदद की, तो इनको मुद्रा की प्राप्ति हुई, और मुद्रा की प्राप्ति हुई तो इनके पहनने में, रहने में, खान पान में भी परिवर्तन आने लगा। जहां ये शिकार के लिए हार्पून नामक हथियार का प्रयोग करते थे, वहां ये बंदूकों का प्रयोग करने लगे। किसका प्रयोग करने लगे? बंदूकों का प्रयोग करने लगे। अर्थात हार्पून नामक हथियार के स्थान पर बंदूकों का प्रयोग करने लगे। किसका प्रयोग करने लगे? हार्पून नामक हथियार के स्थान पर बंदूकों का प्रयोग करने लगे। स्लेज गाड़ी के स्थान पर, स्लेज गाड़ी के स्थान पर, स्लेज जान गए, जो बर्फ पे चलाई जाने वाली गाड़ी थी, उसके स्थान पर स्नो स्कूटर, स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे। स्नो स्कूटर मतलब बर्फ पर चलाए जाने वाला स्कूटर, ठीक है। अर्थात स्लेज, पहले तो जानवरों के द्वारा गाड़ी चलाई जाती थी, अब स्नो स्कूटर अर्थात ईंधन के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों का प्रयोग करने लगे। यह लोग, यूरोप और अमेरिका के लोगों ने इन पे पैसे वेस्ट किए, अर्थात पैसे लगाए इन पे, और पैसे लगाने के बाद में इनके अंदर जागरूकता आने लगी, और इन लोगों की जागरूकता के कारण आज ये जनजाति पूर्णतया डेवलप होती जा रही है। धीरे धीरे इनमें भी सभ्यता और संस्कृति पनपने लगी है। इस प्रकार एस्किमो जनजाति ने आधुनिक संस्कृति का प्रयोग किया और आधुनिक संस्कृति के बारे में जाना। अब हम एस्किमो जनजाति पूर्णतया अंतिम चरण की तरफ आ चुकी है। अब हम एक बार शुरू से लेके अंतिम चरण तक की बात सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन बता देता हूं कि किस तरीके से इस जनजाति के बारे में क्वेश्चन आपको करने हैं और आपके गृह कार्य के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एस्किमो जनजाति, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हुआ था कि एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है, किस तरीके से उनका निवास स्थान पाया जाता है। यह आज भी वर्तमान में प्राकृतिक परिवर्तन एवं प्राकृतिक परिदृश्य में पाई जाती है। इनका जीवन किस प्रकार से आज भी वातावरण के मध्य रह करके ही यह जीवन जीते हैं। फिर हमने इनके बात किया शिकार के बारे में, अर्थात आखेट के बारे में। इनके आखेट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शीतकालीन आखेट, दूसरा होता है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट या शीतकालीन आखेट के बारे में हम बात करें तो पहला होता है शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें जिसे हम माऊपाक और इतुरपाक के नाम से जानते हैं। माऊपाक जिसे हम प्रतीक्षा विधि कहते हैं, इतुरपाक जिसे हम चारा विधि कहते हैं। प्रतीक्षा विधि में बर्फ के ऊपर एक छिद्र बनाया जाता है तथा माऊपाक में दो छिद्र बनाए जाते हैं। प्रतीक्षा विधि में मछली का इंतजार किया जाता है और बर्फ के छिद्र के ऊपर हड्डी का टुकड़ा रख सील मछली का इंतजार किया जाता है। जब वो श्वसन क्रिया करने आती है तो उसे हार्पून नामक हथियार द्वारा मार दिया जाता है। फिर बात करेंगे इतुरपाक के बारे में। तो इतुरपाक है, इसमें बर्फ के ऊपर दो छिद्र बनाए जाते हैं और एक छिद्र पर से एक एस्किमो चारा डालता है तो दूसरे छिद्र पर एस्किमो उसे हार्पून नामक हथियार से मार गिराता है। फिर आता है ग्रीष्मकालीन आखेट, जिसे ग्रीष्मकालीन आखेट भी कहते हैं।
बसंतकालीन आखेट भी कहते हैं, या फिर उसे उतोक के नाम से भी जाना जाता है। उस में शिकार के समय उसमें रेंडियर भालू, आपके ध्रुवीय भालू, रेंडियर, कैरिबो, कैरिबो मतलब बारहसिंगा, बारहसिंगा, इनका भी शिकार करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरीके से आपने आखेट पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने इनके वस्त्र के बारे में और भोजन के बारे में पढ़ा। भोजन में आपने इनका पढ़ा कि इनका जीवन 3 ही मछलियों पर निर्भर है, सील, वेल और सी लाइन, सील, वेल और सी लाइन। फिर इसके बाद में आपने इनके वस्त्र पढ़े। इनके वस्त्र स्त्री पुरुष एक समान पहनते हैं, स्त्री पहनती है या पुरुष पहनते हैं। उनमें जो बाहेदार वस्त्र होता है उसे अनोहक कहते हैं, तथा उस पे हाफ जैकेट जो पहनी जाती है उसे तिमियाक के नाम से जाना जाता है। जो शूज पहनते हैं उन्हें मुकुलस या कार्मिक के नाम से जाना जाता है। फिर आपने उसके बाद में पढ़ा निवास गृह। निवास गृह क्या था? शीतकाल में बनाए जाने वाले गृह और ग्रीष्मकाल में बनाए जाने वाले गृह। तो शीतकाल में जो मकान बनाए जाते हैं उन्हें, शीतकाल में बनाए जाने वाले मकानों को इग्लू के नाम से जाना जाता है, जो बर्फ के बनाए हुए मकान होते हैं, तथा ग्रीष्मकाल में बनाए जाने वाले मकान को कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मक, कर्मक के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में हमने आगे पढ़ा कि वातावरण समायोजन, कि वातावरण के द्वारा किस प्रकार समायोजन किया जाता है, कि वातावरण के अंदर जनजाति किस प्रकार से इनके समायोजित हुई, इनके वातावरण में किस प्रकार इनने जाना। फिर हमने पढ़ा इनके औजारों के बारे में। औजारों में आपने सबसे पहले पढ़ा कयाक। छोटी नाव को कयाक के नाम से जाना जाता है, जो सील मछली के द्वारा बनाई जाती है। यह 5 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर, 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी होती है। फिर इसके बाद में आपने पढ़ा उमियाक। उमियाक बैल मछली की हड्डियों से बनाई जाती है, जो समुद्रों में बैल मछली के शिकार के लिए काम में ली जाती है। फिर आता है हारपून, जो भालानुमा आकृति की होती है और भाले के द्वारा सील मछली या बैल मछली का शिकार करने के काम में आती है। और लास्ट में आपने पढ़ा स्लेज। स्लेज वालरस, वालरस बोले तो सी लाइन, सी लाइन हड्डी, सी लाइन की मछलियों के द्वारा बनाई जाती है और उससे स्लेज गाड़ी का निर्माण किया जाता है, जिसे खींचने के लिए रेंडियर कुत्तों का प्रयोग किया जाता है। और रेंडियर कुत्तों का प्रयोग करने के लिए, रेंडियर कुत्तों का प्रयोग करने के लिए उसके अंदर 8 से 10 रेंडियर कुत्ते लगा करके स्लेज गाड़ी को खिंचाया जाता है। ये चीज आपने इसमें पढ़ी। और लास्ट में अंतिम चरण में हमने पढ़ा आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इसमें आपने देखा एस्किमो जनजाति किस प्रकार यूरोप और अमेरिका के लोगों के संपर्क में आने की वजह से धीरे धीरे उन लोगों ने हारपून की जगह बंदूकों का प्रयोग करने लगे, स्लेज गाड़ी के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे। और अब हम इस लेसन के अंतिम चरण में जो आपको प्रश्न देने हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज हमने एस्किमो का जो अंतिम चरण था वो पूरा कंप्लीट किया है और अब हम इसके प्रश्नों के बारे में देखते हैं। ये जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो 4 नंबर का क्या क्वेश्चन बनता है, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, एस्किमो के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि एस्किमो के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए आपको क्या बताना है इसके अंदर, कि पूरा सामान्य परिचय से स्टार्ट करना है, मैप बनाना है। मैप बनाने के बाद में उनका जहां से आपने स्टार्ट किया था, अर्थात आपके आखेट से लेकर के और लास्ट में आधुनिक संस्कृति के संपर्क तक, ये आपको पूरा का पूरा उसमें प्रेजेंटेशन देना है और उसको पूरी तरीके से इसमें समझाना है। इसमें मैपिंग भी आपकी इंक्लूड होगी। आपके कहीं पे भी किसी भी बोर्ड के अंदर ये लिखा हुआ नहीं आता है कि आपको मानचित्र बनाना है। ज्योग्राफी के विद्यार्थी होने के कारण या भूगोल के विद्यार्थी होने के कारण आपको मानचित्र करना कंपलसरी होता है। दूसरा क्वेश्चन, एस्किमो वातावरण का उपयोग किस अवस्था तक कर सकते हैं? किस अवस्था तक करते हैं, वह क्यों?
ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ चुका है। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि एस्किमो जनजाति जो है वो कठोर वातावरण में रहती है, तो कठोर वातावरण में रहने के बाद में वो एक समय बाद में अपने आप को आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, या वो क्यों थक जाते हैं इस वातावरण से। उसका कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस के अंदर रहता है, और जब तापमान माइनस के अंदर रहता है तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो एक समय बाद में असहाय और अपने आप को पराधीन मानते हैं, और वो आत्महत्या की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि वहां का वातावरण हम उनके शरीर के विपरीत होना शुरू हो जाता है, तथा उनसे वहां का वातावरण सहन नहीं होता, इस कारण वह आत्महत्या की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन इसमें अभी बन रहे हैं आपके एस्किमो जनजाति में, और इसका आपको अध्ययन करना है तथा कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, तथा साथ के साथ जब हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो आपको इसका टेस्ट भी देना है, इसलिए आपको इसको याद भी करते हुए रहना है। थैंक यू।